अपने आज के हम इस वीडियो में जो हमारी श्रृंखला चल रही है साक्ष्य अधिनियम और उसके अंतर्गत दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में, तो दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में कुछ उपधारणाएं की गई हैं जिनका वर्णन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धाराओं 79 यानी 79 से 90 के बीच में 90s के बीच में की गई हैं। इन धाराओं के अंतर्गत दस्तावेजी के बारे में कुछ उपधारणाएं हैं और इन उपधारणाओं इस चैप्टर को समझने के पहले हमें थोड़ा सा धारा जो 4 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि उपधारणाओं के बारे में जो वर्णन है, ये उपधारणाएं क्या होती हैं, इसका वर्णन धारा 4 के अंतर्गत किया गया है। तो उपधारणाओं के संबंध में सामान्यतः उपधारणाओं को 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं। एक तो होती हैं वो उपधारणाएं जो खंडनीय होती हैं, जिसे हम मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम अर्थात उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा के अंतर्गत लेते हैं। जबकि एक तीसरी जो है वह है कंक्लूसिव प्रूफ, अर्थात यह अखंडनीय उपधारणा होती है, जिसे हम जो है निश्चायक सबूत के रूप में जानते हैं। तो अगर धारा 4 का अगर हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि जो तथ्य की उपधारणा है वो मे प्रिज्यूम है, उपधारणा कर सकेगा, जबकि शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ यह विधि की उपधारणाएं हैं। तो मे प्रिज्यूम जहाँ जो तथ्य की उपधारणा जो मे प्रिज्यूम है अर्थात कि उपधारणा कर सकेगा, जहाँ पर न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करता है तो उसके बारे में समझता है कि वह उपधारणा वह उसका विवेकाधीन अधिकार है न्यायालय क्या कि वह उपधारणा उसके बारे में कर सकता है, कर सकेगा मतलब करेगा, और उसके बारे में आवश्यक समझने पर वह पक्षकार से साक्ष्य भी मांग कर सकता है, सबूत भी वह मांग सकता है कि यह जो दस्तावेज है यह इसके बारे में की सत्यता के बारे में आप सबूत दीजिए। जबकि जहाँ पर न्यायालय उपधारणा जहाँ में शैल प्रिज्यूम अर्थात उपधारणा करेगा का जिन उपबंधों में शब्द का प्रयोग रहता है वहाँ न्यायालय का विवेक नहीं है, उसे उपधारणा करनी ही पड़ती है और उस तथ्य के सत्यता के बारे में वह उपधारणा करता है, किंतु दूसरे पक्षकार को उस उपधारणा को विखंडित करने के लिए उसे साक्ष्य देने के लिए भी वह मौका देगा। जबकि निश्चायक सबूत के जो मामले हैं, निश्चायक सबूत के मामलों में जहां न्यायालय किसी तथ्य का निश्चायक सबूत मानता है तो वहां वह उसे निश्चित रूप से मानता है कि ऐसे तथ्य क्या की सत्यता है और इस बारे में दूसरे पक्षकार को उसे काटने के लिए या उसे उस उपधारणा को खंडित करने के लिए कोई तथ्य देने के लिए वह मौका नहीं देगा, उसे अवसर नहीं देगा कि वह उस उपधारणा को खंडित करे, क्योंकि यह एक प्रकार से कंक्लूसिव प्रूफ होते हैं। उन्हें इस प्रकार से जो है कोई उसे काटने का मौका नहीं दिया जाता विपक्षी पक्षकार को। अब आते हैं कि अगर हम देखें कि इन साक्ष्य अधिनियम में उपधारणाओं की बात कहाँ कहाँ की गई है, तो अगर हम मानते हैं कि उपधारणा करेगा यानी शैल प्रिज्यूम जहाँ न्यायालय को उपधारणा करनी ही रहती है, तो उसके बारे में वर्णन जो है धाराएं जो 79 है, 80 है, 81 है, 82, 83, 84, 85, 89, 104, 105, 107 और 108 जो धारा है उसमें न्यायालय को यह विवेकाधिकार नहीं है कि वह प्रिजम्पशन करे, अर्थात उसे बाध्य है कि वह उसके बारे में शैल प्रिज्यूम वह उसके बारे में तथ्य के बारे में उपधारणा करेगा ही करेगा। अब जो धाराएं 85, 87, 88, 90, 114, 118 हैं, यह धाराएं न्यायालय को विवेकाधिकार देती हैं कि वह तथ्य के बारे में प्रिजम्पशन कर सकता है, मे प्रिज्यूम। जबकि धारा 41, 112, 113 है वह कंक्लूसिव प्रूफ से संबंधित है। इन धाराओं में न्यायालय को इन धाराओं में जो तथ्य हैं उनका कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है और उसको काटने के लिए दूसरे पक्षकार को साबित को मौका नहीं दिया जाता है। उदाहरण के लिए कंक्लूसिव प्रूफ का अगर देखिए कि धारा 112 में उसका वर्णन है कि यदि किसी
जहाँ पर यह साबित कर दिया जाता है कि शादी के दौरान कोई बच्चा पैदा हुआ है स्पाउस को या स्त्री को, या विवाह के विच्छेद के पश्चात 280 दिन के अंदर कोई बालक पैदा होता है, तो यह माना जाता है, यह कंक्लूसिव प्रूफ है कि वह उन्हीं दो पक्षकार जिनकी शादी हुई है उन्हीं पक्षकारों का बच्चा है, वह औरस बच्चा माना जाएगा। हाँ, लेकिन इसके विरुद्ध यह साबित किया जा सकता है कि दोनों पक्षकार वो बच्चा पैदा होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि इस बच्चा को पैदा करने के लिए उन दोनों पक्षकारों के जो मिलन है वह मिलन होने का कोई संभावना नहीं थी। तो यदि ऐसा साबित किया जाता है तो यह कंक्लूसिव प्रूफ के विरुद्ध एक सबूत हो सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा शादी के विधिक शादी के दौरान हुआ हो या शादी की समाप्ति के जो संबंध है उसके विच्छेद के 280 दिन के बीच पैदा हो, तो उस बच्चा को औरस माना जाएगा और उन्हीं पति पत्नी का वो बच्चा समझा जाता है। अब समझते हैं कि ये धारा जो 79 से लेके 90 तक की धाराएं हैं उनमें क्या है। तो यहाँ इन धाराओं के बीच में कोई कंक्लूसिव प्रूफ की धारा नहीं से संबंधित धारा नहीं है, अर्थात निश्चायक सबूत से संबंधित धारा नहीं है। कुछ धाराएं किसी तथ्य के बारे में न्यायालय को प्रजम्पशन करने के लिए कहती हैं, अर्थात मे प्रिज्यूम उपधारणा कर सकने की बात कहती हैं, जबकि कुछ धाराएं उपधारणा करेगा यानी न्यायालय को बाध्य करती हैं कि न्यायालय कुछ उन मामलों में दस्तावेज के बारे में उपधारणा करेगा ही करेगा। अर्थात जहाँ पर उपधारणा करना है न्यायालय को तो वह दस्तावेज नहीं मांगेगा, जब वह उसे उपधारित करेगा जब तक कि उसे विखंडित न कर दिया जाए। तो इससे जो शैल प्रिज्यूम से संबंधित उपधारणाएँ हैं तो उसमें वो धाराएँ 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 और 89 है। ये धाराएं जो संबंधित हैं हमारी इस खंड से वह शैल प्रिज्यूम से संबंधित हैं, जबकि मे प्रिज्यूम से जो संबंधित धाराएं हैं वह 86, 87, 88 और 90 नंबर की जो धारा है वह मे प्रिज्यूम से संबंधित है। वहाँ न्यायालय के विवेकाधिकार है कि वह उपधारणा कर सकता है और न्यायालय से इसके बारे में पक्षकार से इसके बारे में कोई दस्तावेज भी उसके समर्थन में मांग सकता है। अब हम अपने उपधारणाओं के खंड में आते हैं, जिसमें पहली धारा है धारा 79 जो ये कहती है कि अगर किसी दस्तावेज के बारे में उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अभिलेख के रूप में उसे एक निश्चित फॉर्मेट में किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित करके उसका प्रमाण पत्र दिया जाना है, तो यदि किसी अधिकारी द्वारा जो विधिक रूप से उस दस्तावेज के बारे में प्रारूप है और ऐसे प्रारूप में उसे देकर उस पर हस्ताक्षर किया जाता है और उस पर अपना सील मुद्रांकित किया जाता है, तो ऐसे दस्तावेजों की सत्यता के बारे में न्यायालय शैल प्रिज्यूम ऐसा प्रजम्पशन करेगा। और इसके बारे में कोई उसकी सत्यता के बारे में जब न्यायालय प्रजम्पशन करेगा तो किसी अन्य साक्ष्य की उसको ज़रूरत नहीं है। यदि केंद्रीय सरकार का या राज्य सरकार का अधिकारी जो उस प्रमाण पत्र को उसकी प्रमाणित प्रति को देने के लिए सक्षम है और उसने इस प्रकार के निश्चित प्रारूप में उसे प्रमाणित प्रति प्रदान किया है, तो ऐसे दस्तावेजों को क्यों न्यायालय उसकी सत्यता के बारे में उपधारणा करेगा और मानेगा कि वह दस्तावेज उसी अधिकारी के द्वारा सक्षम अधिकारी के द्वारा सील मुद्रांकित की गई है, हस्ताक्षरित की गई है और प्रदान की गई है। इस बारे में दूसरे पक्षकार को खंडित करने के लिए ऐसी उपधारणा का मौका दिया जाएगा। लेकिन न्यायालय जब यह मान लेता है कि यह दस्तावेज निश्चित प्रारूप में एक सक्षम अधिकारी द्वारा जब प्रदान की गई है, तो इसे वह साक्ष्य के रूप में उसका सबूत मांगेगा, उसे साक्ष्य के रूप में सत्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार करेगा। अब आती है धारा 80। धारा 80 जो है ऐसे मामलों के से संबंधित है जो किसी न्यायालय या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किसी सुनवाई अथवा किसी कोई अभिलेख तैयार किया जाता है और वह अभिलेख प्रदान किया जाता है। तो ऐसे मामलों में न्यायालय यह मान के चलता है कि वह जो अभिलेख प्रदान किया गया है जो वह सत्य है और
उसे साक्ष्य के रूप की सत्यता की परख की न्यायालय को कोई अलग से साक्षी की जरूरत नहीं होती है। वह उस अभिलेख को सत्य मानेगा और उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार करेगा। हाँ, दूसरे पक्षकार को उसे विखंडित करने का मौका दिया जाएगा। जैसे कोई संस्वीकृति की कार्यवाही है तो अधिकारी जो है संस्वीकृति जो अधिकारी सक्षम है अभिलिखित करने के लिए, वह संस्वीकृति को अभिलिखित कर सकता है और उसे न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बारे में न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि यह अभिलेख सत्य है और उस साक्ष्य में स्वीकार करने योग्य है। किंतु ध्यान रहे कि संस्वीकृति जब प्रस्तुत की जाती है न्यायालय में, तो हमेशा उसके बारे में यह प्रमाणित होना जरूरी है कि वह स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त की गई, बिना दबाव के प्राप्त की गई। अगर इस प्रकार के प्रमाण के बिना, अगर लिखे बिना अगर संस्वीकृति का कोई अभिलेख प्रस्तुत किया जाता है न्यायालय में, तो उसकी सत्यता जो है संदिग्ध होगी। अच्छा, यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि हमारे साक्ष्य अधिनियम में जगह जगह पर इंग्लैंड, आयरलैंड, कॉमनवेल्थ या इंग्लिश पार्लियामेंट इत्यादि शब्दों का भी बार बार प्रयोग किया गया है। तो यहाँ ये मान के चलिए कि यह साक्ष्य अधिनियम जब बना था तो उस समय भारत एक उपनिवेश था इंग्लैंड का, तो भारत में वहाँ के भी नियम कानून, गजट, प्रमाण पत्र सब लागू होते थे। तो वो कॉमनवेल्थ जो है सभी उपनिवेश जितने भी इंग्लैंड के थे उनका एक देशों का संगठन है। तो उस समय चूंकि उनके सारे देश तो पर ही लगभग काफ़ी दुनिया के देशों पर उनके उपनिवेश थे। इंग्लैंड माना जाता था कि ब्रिटिश राज का तो सूरज डूब ही नहीं सकता, एक तरफ सूरज पृथ्वी में निकलता तहाँ भी ब्रिटिश राज रहता और जहाँ डूबता वहाँ भी ब्रिटिश राज है। तो ऐसी है उनके समय के जो नियम थे, कानून थे, वो भी हमारे साक्ष्य अधिनियम में उस समय की सभी कानूनों में उल्लिखित है। तो साक्ष्य अधिनियम भी जो 1872 का बना हुआ है तो उसमें भी लिखे हुए हैं। जैसे धारा 81 आती है, तो धारा 81 कहती है कि किसी भी राजपत्र, उसमें ब्रिटिश इत्यादि राजपत्रों का भी उल्लेख है, लेकिन उसको आज की तिथि में भारतीय राजपत्र के बारे में समझें कि चाहे राज्य सरकार के हों, चाहे केंद्र सरकार के राजपत्र हों, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जो राजपत्र गजट में प्रकाशित प्रिंटिंग चीज़ें हैं, वह उनके बारे में न्यायालय यह मानकर चलेगा कि वह दस्तावेजें जो है वह साक्ष्य के रूप में सत्य हैं और इसके बारे में फिर दूसरे पक्षकार को विखंडनीय उपधारणा करना, विखंडन उसको करने का मौका दिया सकता है। न्यायालय उसको सत्य मानेगा कि जो भी चीज़ें इस तरह से प्रिंट हैं, छपी हुई हैं, गजट में प्रकाशित हुई हैं। क्योंकि ऐसा अगर न्यायालय नहीं मान के चलेगा कि तो फिर मानेगा किससे। लेकिन यह ध्यान रहे कि हमेशा वो प्रमाण, जैसे उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ कि ऑल इंडिया रिपोर्टर है, सुप्रीम कोर्ट केसेस है, उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका है, उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका है, ये हमारे जो न्याय के लिए जो केस डिसीजंस हमारे प्रकाशित होते हैं उसके बारे में प्रसिद्ध जर्नल्स हैं। तो इनके बारे में जो है, इनमें जो प्रकाशित है वो चीज़ें सत्य मान के न्यायालय चलता है और फिर दूसरे पक्षकार को उनको गलत होने के लिए साबित करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन न्यायालय अगर पहले से ही मान के चलेगा कि किंतु परंतु ये सत्य है कि नहीं है, तो ऐसे फिर विधि के क्षेत्र में एक एम्बिग्युइटी पैदा हो जाएगी। इसलिए न्यायालय इन चीज़ों को सत्य मान के चलता है और इसके बारे में उपधारणा करता है और साक्ष्य की यह सत्य है और इन्हें साक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है। वैसे ही धारा 81 का है जो कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो राजकीय जिनका जो शासकीय राजपत्र में होना तात्पर्यिक था और ऐसे सक्षम अधिकारी के कब्जे में है और उन्हें सक्षम अधिकारी के कब्जे में प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो राजपत्र हैं उनको भी सत्य माना जाएगा साक्ष्य के रूप में। उनके बारे में, उनकी सत्यता के बारे में जो है उपधारणा की जाएगी कि ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी क्या है, वह सत्य हैं जो प्रकाशित हैं। अब धारा 82 जो है विशेष रूप से जो है इंग्लैंड और आयरलैंड के न्यायालयों के दस्तावेजों के बारे में वर्णन करता है। अर्थात अगर इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो किसी भी शासकीय अधिकारी के द्वारा अगर कोई सील मुद्रांकित हस्ताक्षरित कोई भी अभिलेख प्रदान किया जाता है तो अभिलिखित है, तो माना यह जाता है कि वह जिसने अधिकारी ने उसे हस्ताक्षरित किया, सील मुद्रांकित किया है, वह ऐसा दस्तावेज, ऐसा प्रमाण देने के लिए, अभिलेख के लिए वह जो है सक्षम था। वो ये नहीं मानेगा कि वह उसमें सक्षमता नहीं थी ऐसा प्रमाण देने की या ऐसा अभिलेख तैयार करने की, बल्कि यह मान के चलेगा न्यायालय
कि यह अभिलेख जो प्रस्तुत है न्यायालय के समक्ष, जिसने भी सील मुद्रांकित किया है, प्रमाणित किया है, वह अधिकारी ऐसा करने के लिए सक्षम था। और अगर दूसरे पक्षकार इससे संतुष्ट नहीं है कि नहीं वो सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया है, तो उसे विखंडित करने का मौका पर अब उसे विखंडित भी कर सकता है। लेकिन न्यायालय ऐसा मान के चलेगा कि जिस शासकीय अधिकारी ने ऐसा प्रदान किया है दस्तावेज, चाहे वो इंग्लैंड और आयरलैंड के ही अधिकारी क्यों न हो, न्यायिक, वह न्यायाधीश हो, वह अपने पद पर ऐसा करने के लिए सक्षम थे, ऐसा न्यायालय उपधारित करेगा। अब धारा 84 आती है जो मानचित्रों के बारे में उपधारणा करती है कि ऐसे मानचित्र या रेखांकित चित्र जो शासकीय गजट में प्रकाशित हैं या शासकीय आदेश से प्रकाशित या शासन द्वारा प्रकाशित हैं, वह सत्य हैं और उनके बारे में न्यायालय उपधारित करेगा कि यह साक्ष्य के रूप में इनकी सत्यता को उपधारित करेगा और उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार करेगा। अब उसको दूसरा पक्षकार ये कह सकता है कि हाँ, ये जो नक्शा है वह गलत है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं बनाया गया, इस बारे की में सबूत दे सकता है दूसरा पक्षकार। लेकिन प्रथम दृष्टया जब न्यायालय में इस तरह के दस्तावेज या कोई मानचित्र या रेखांकित चित्र जो शासकीय आदेश से शासकीय गजट में प्रकाशित है या शासकीय आदेश से प्रकाशित किए गए हैं, ऐसे मानचित्रों को सत्य मानेगा, उसमें दर्शित चीज़ों को सत्य मानकर न्यायालय उन्हें साक्ष्य में महत्व देगा। जैसे पहले भी हमने जो है ऑल इंडिया रिपोर्टर या SCC वगैरह की चर्चा की है। अब ये धारा इसके बारे में अगर 84 को पढ़ें तो हम जानते, उसमें कहा गया है कि ऐसी कोई भी रिपोर्टिंग जो हमारे विधि के बारे में या हमारे निर्णय हैं उनके प्रकाशित होते हैं, तो उसे न्यायालय कब सत्य मान के चलेगा, जब वह शासकीय रूप से प्रकाशित किए गए हों अथवा शासन के आदेश से प्रकाशित किए गए हों, शासकीय राजपत्रों में प्रकाशित किए गए हों, या ऐसे मान्यता शासकीय मान्यता प्राप्त जो ऐसा प्रकाशन करने के लिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उन प्रकाशनों में प्रकाशित किए गए हों। जैसे ऑल इंडिया रिपोर्टर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट केसेस हो, ये सब शासकीय जो हमारे मान्यता प्राप्त प्रकाशन है निर्णयों के बारे में हमारे न्यायालयों के, वह एक मान्यता प्राप्त प्रकाशन है। वैसे ही उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय पत्रिका स्वयं भारत सरकार की तरफ से ये जो के द्वारा प्रकाशित होती है। तो इनमें जो प्रकाशित विधि के निर्णय हैं या विधियां हैं, हमारे यहाँ जो गजट में एक्ट या अमेंडमेंट आदेशिकाएँ प्रकाशित होती हैं, तो उनके बारे में न्यायालय यदि वह शासकीय गजट में प्रकाशित है या शासकीय मान्यता प्राप्त गजट में प्रकाशित है, तो उन्हें वह सत्य मानेगा और साक्ष्य की सत्यता के बारे में उनकी उपधारणा करेगा। अब आते हैं धारा 85। धारा 85 कहती है मुख्तारनामे के बारे में, अर्थात कोई भी यदि व्यक्ति ऐसा कोई मुख्तारनामा निष्पादित करता है जो किसी नोटरी के समक्ष निष्पादित करे अथवा किसी न्यायाधीश के समक्ष या जो मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष या भारत सरकार के काउंसिल के समक्ष, उप काउंसिल के समक्ष, यदि कोई भी मुख्तारनामा पावर ऑफ अटॉर्नी अगर निष्पादित करता है, तो माना जाएगा कि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी सत्य है और न्यायालय उसके सत्यता के बारे में उधारणा करेगा, उसे सत्य साक्ष्य होने के बारे में उधारणा करेगा या और उसे मान्यता देगा। अब आगे जो धाराएं 86, 87, 88 हैं, वह न्यायालय को जो है उपधारणा करने के लिए बाध्य नहीं करती हैं, बल्कि न्यायालय को कुछ मामलों में उपधारणा कर सकने का एक विवेकाधिकार देती हैं और न्यायालय ऐसे मामलों में उपधारणा कर सकता है तथ्य के बारे में अथवा उसके बारे में पक्षकार से जिसने उसे प्रस्तुत किया है उससे मांग सकता है दस्तावेज उसकी सत्यता के बारे में। तो जो धारा 86 है वह विदेशी न्यायिक अभिलेख के बारे में है। तो धारा 86 जो है किसी विदेशी मामलों के या न्यायिक निर्णयों के जो अभिलेख हैं उनके सत्यता की उपधारणा कर सकने की बात करती है। अर्थात यदि किसी कोई विदेशी न्यायालय का निर्णय है या अभिलेख है और अधिकारी द्वारा प्रमाणित है, तो न्यायालय यह मान सकती है कि वह सत्य है और इसके बारे में अगर ये उचित समझे तो उस अभिलेख को प्रस्तुत करने वाले पक्षकार से
दस्तावेज भी और उसके समर्थन में कोई साक्ष्य मांग सकती है। लेकिन धारा 86 के अंतर्गत ऐसे विदेशी निर्णयों और अभिलेखों के जो कि प्रमाणित हैं उसे उनके सत्य मानने के लिए सत्य जो है उन्हें मानने की उपधारणा कर सकती है। इसी प्रकार से धारा 87 में जो है पुस्तक, मानचित्र और चार्ट की उपधारणा कर सकने की बात कह रही है। वो कह रहा है कि न्यायालय जो है यह उपधारणा कर सकेगा कि कोई पुस्तक जिसे वह लोक या साधारण हित के संबंधित बातों की जानकारी के हित में लिखी गई है, अथवा किसी मानचित्र का या किसी चार्ट का है जो प्रकाशित है वह सत्य है और उसकी सत्यता के बारे में न्यायालय उसे उपधारणा कर सकेगा और चाहे तो उसके समर्थन में कोई और भी उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार से कोई और भी साक्ष्य मांग सकेगा। अब आते हैं धारा 88 और 88 का 88 जो है धारा वह तार संदेश, जो कि अब आज के उनको संदेश देने की एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका था कुछ वर्ष पहले तक, अब जिसे समाप्त कर दिया गया है तार संदेश। उस तार संदेश के सत्यता के बारे में उपधारणा करने की बात करता है कि जो भी तार संदेश भेजे गए हैं उसका प्रमाण पत्र यदि सक्षम वहाँ का अधिकारी देता है तो न्यायालय ये उपधारणा कर सकेगा कि जो संदेश भेजा गया था वो वही संदेश है, वही सत्य संदेश है जिसका प्रमाण पत्र उस विभाग के अधिकारी के द्वारा दिया गया था। क्योंकि न्यायालय इस बात का कोई भी उपधारणा नहीं कर सकता कि वह संदेश किसने भिजवाया था। संदेश भिजवाने वाला कौन है इसके सत्यता के बारे में कोई उपधारणा नहीं करेगा, लेकिन जो संदेश भेजा गया है तार के द्वारा और जो ऐसा प्रमाण पत्र तार विभाग के अधिकारी द्वारा दिया जाता है कि यही संदेश भेजा गया है, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसा ही तार इसी सब भेजा गया था। उसी प्रकार से धारा जो 88 का है वो इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में है, ईमेल इत्यादि जो चल रहे हैं कि जो भी ऐसा ईमेल है माना जाएगा कि न्यायालय ऐसा उपधारित करेगा कि ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजा गया था। लेकिन वो संदेश किसने भेजा था इसके बारे में न्यायालय कोई भी उपधारणा नहीं करेगा। अब फिर आते हैं धारा 89। धारा 89 जो है एक बार पुनः जो है न्यायालय को उपधारणा करने के लिए बाध्य करती है, यानी शैल प्रिज्यूम, और यह उपधारणा जो है 30 वर्ष पुराने या उससे अधिक पुराने दस्तावेजों के बारे में है। अब थोड़ा इसको, ये धारा जो है तकनीकी है, इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है कि धारा जो हमारी 90 है वो कहती है कि अगर कोई दस्तावेज 30 या 30 वर्ष से अधिक पुरानी है और वह उस सक्षम व्यक्ति के कब्जे में है, उसी के पास, उसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है जिसके पास वह प्रकृतया होनी चाहिए, अर्थात जिस व्यक्ति के पास वह दस्तावेज है वह व्यक्ति ही उसको रखने के लिए सामान्यतः उसी व्यक्ति के पास से वह दस्तावेज मिलनी चाहिए, उसी कब्जे में होनी चाहिए और उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो न्यायालय ऐसी दस्तावेज के बारे में यह उदाहरण करेगा कि उस दस्तावेज पे जो भी हस्ताक्षर इत्यादि किए गए हैं, जो तैयार किया गया है दस्तावेज, वह सत्य है। लेकिन ये जानिए, ये न्यायालय यह उपधारणा नहीं करेगा कि वह दस्तावेज असली है कि नकली है, असली है, बल्कि यह उपधारणा करेगा कि वह दस्तावेज निष्पादित की गई थी और उस पर उन लोगों के हस्ताक्षर हैं जिन लोगों का हस्ताक्षर उस पर दिखाया गया है या जिस पे के बारे में यह प्रस्तुत किया गया है कि फला लोगों का हस्ताक्षर है। कई प्रदेशों ने यह 30 वर्ष की जो समय सीमा है उसको घटाकर 20 वर्ष कर दिया गया है, तो जो भी वहाँ के अमेंडमेंट हो सकते हैं राज्य के, लेकिन यह जान लीजिए कि जो भी इस धारा 90 में दिया गया है, समय सीमा दी गई है, उस समय सीमा और उसके पश्चात जो पुरानी दस्तावेजें हैं, यदि वह दस्तावेजें उसी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं जिस व्यक्ति के कब्जे में वह होनी चाहिए, तो ऐसे दस्तावेजों के बारे में न्यायालय यह उपधारणा उनकी करेगा कि सत्यता के बारे में उपधारणा करेगा कि यह अभिलेख उन्हीं लोगों के द्वारा तैयार किए गए हैं अथवा साथ ही साथ ये उन पर हस्ताक्षर जो हैं वो उन्हीं लोगों के द्वारा किए गए जिनका तात्पर्य बताया जा रहा है दस्तावेज के। लेकिन यह नियम सिर्फ मूल दस्तावेजों पर लागू होता है। यह किसी प्रमाणित प्रति पर इस संबंध में कि किसी दस्तावेज की अगर प्रमाणित प्रति वह प्रस्तुत किया जा रहा है तो उस 30 साल पुराना, तो उसको भी उसकी सत्यता के बारे में भी न्यायालय कोई उपधारणा करेगा नहीं। यह मूल दस्तावेजों के मामले में ही लागू होना चाहिए। और दूसरा यह कि यह मूल दस्तावेज उसी व्यक्ति के पास होनी चाहिए जिसके पास होना उसका प्रायिकता उचित है,
कि वह उसी के पास होना चाहिए। जैसे यदि मैंने कोई ज़मीन या मेरे पिताजी या दादाजी ने कोई ज़मीन रजिस्ट्री कराई थी और वह रजिस्ट्री का कागज़ मेरे पास है, या कोई मुख्तारनामा मेरे पास है, या कुछ भी ऐसा इस तरह का मेरे पास है, तो वह उचित जगह है, क्योंकि मैं उनके सक्सेसर हूँ, तो वह दस्तावेज मेरे पास हो सकती है। लेकिन अगर वह दस्तावेज कोई अनजान व्यक्ति के पास है तो उस दस्तावेज के बारे में कोई सत्यता के बारे में अवधारणा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति है, वो या मेरे या कोई व्यक्ति के द्वारा दावा किया है कि ताजमहल मैंने, ये मेरे दादाजी पिताजी दस्तावेज रखता है कि मैंने खरीदा हुआ है, तो वह व्यक्ति के पास जो है ताजमहल के संबंध में दस्तावेज होने का कोई अधिकार नहीं है। उस प्रायिकता ताजमहल से संबंधित एक सामान्य व्यक्ति के पास दस्तावेज नहीं हो सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास अगर कोई 30 वर्ष या उससे 50 वर्ष या उससे भी अधिक वर्षों की पुरानी दस्तावेज कोई हो, तो उसकी सत्यता के बारे में कोई न्यायालय उपधारणा नहीं कर सकता। उपधारणा हमेशा न्यायालय द्वारा ऐसे दस्तावेजों के बारे में की जाएगी जो कि उनकी मूल प्रति है, और दूसरा वह मूल प्रति ऐसे व्यक्तियों के पास से पाई जाए जी कब्जे में हो, जिसके पास से जो है जिसके पास सामान्यतः वह कब्जा होना चाहिए। जैसे हम लोगों के पास अपनी संपत्ति है, तो उस संपत्ति के दस्तावेज उन व्यक्तियों के पास हो सकता है, या उनके सक्सेसरों से पास हो सकता है, या उनसे संबंधित उचित व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से धारा 90 जो है ये एक तरह से कहा जाए कि एक खंडनीय उपधारणा है, शैल प्रिज्यूम है, न्यायालय को ऐसा प्रिजम्पशन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जो है जो विभिन्न दस्तावेजों के बारे में न्यायालय को उपधारणा कर सकता है या उपधारणा करेगा, इसके बारे में इसमें वर्णन था। अब आता है कि उपधारणाओं का प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, साक्ष्य के बारे में जब न्यायालय किसी दस्तावेज की सत्यता के बारे में उपधारणा कर लेता है, तो जिस पक्षकार ने उस दस्तावेज को प्रस्तुत किया है उसे उस बारे में कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती, साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं रहती कि यह असली है, बल्कि एक प्रकार से उसे उसकी सत्यता को साबित करने का कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, बल्कि अब सबूत का भार जो विपक्षी के ऊपर चला जाता है उस दस्तावेज के बारे में, कि अब वह यह साबित करे कि यह दस्तावेज सत्य है, असली है कि नहीं है। यदि अब आपके पक्षकार को असली साबित करने की जरूरत नहीं है जिसने उसे प्रस्तुत किया, क्योंकि न्यायालय ने उसके प्रस्तुत करते ही उसकी सत्यता को स्वीकार कर लिया, उसके बारे में उपधारणा कर लिया है कि यह सत्य है। अब दूसरा पक्षकार उसकी असत्यता के बारे में प्रमाण पत्र देने का बाध्य हो जाएगा। अगर वह ऐसा उसे खंडित नहीं करता है दस्तावेज को, तो न्यायालय उसे साक्ष्य मानकर कोई निर्णय कर सकता है। धन्यवाद।